वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के सीएम। राजभवन के लिए निकले भजनलाल शर्मा। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। राजभवन के लिए निकले भजनलाल शर्मा, सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। सांगनेर से विधायक है भजनलाल शर्मा। सांगनेर सीट से पहली बार बने हैं विधायक। सांगनेर सीट से पहली बार बने विधायक। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजनलाल शर्मा। सांगनेर सीट से पहली बार बने हैं विधायक। वसुंधरा राजे ने रखा भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव। दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा होंगे डिप्टी सीएम। वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। और भजनलाल शर्मा इस समय राजभवन पहुंच चुके हैं। नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। सांगनेर सीट से है विधायक भजनलाल शर्मा। राजभवन के लिए निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय। तो ये आप सुन पा रहे थे राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा को। भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन पा रहे थे राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा को पार्टी का धन्यवाद दे रहे थे। और इसी बीच हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी तिलक चावला जी। तिलक जी, जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर पार्टी का धन्यवाद किया है और साथ ही साथ ये भी किया है कि पूरी कोशिश करेंगे अपना सर्वांगीण विकास दिखाने का और पूरी मेहनत से काम करेंगे। बिल्कुल प्रियंका, अगर इस फैसले को देखा जाए तो फैसला बेहद दिलचस्प, जैसे कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। और देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि जब लोग सोचना बंद करते हैं तो वो वहां से सोचना शुरू करते हैं, और इस फैसले में भी यही देखने को मिला। ना सिर्फ इस फैसले में, बल्कि आप मध्य प्रदेश के फैसले में देखें या फिर इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के फैसले में, जिस नाम की चर्चा होती है सबसे पहले उसका नाम कटता है, और जिस नाम की चर्चा नहीं होती, जो तीसरी पंक्ति का नेता होता है, वो पहली पंक्ति पे आके खड़ा हो जाता है। हरियाणा की सियासत में कभी भजनलाल का नाम गूंजा करता था, और अब राजस्थान की सियासत में भजनलाल का नाम सामने आया। भजनलाल यहाँ पर शर्मा है, और भजनलाल शर्मा के लेकर एक खासियत ये है, हरियाणा के संदर्भ में अगर हम देखें तो मनोहर लाल खट्टर पहली बार विधायक बने थे, और पहली बार विधायक बनने के साथ साथ मुख्यमंत्री बने थे, और यही फॉर्मूला जो है उन्होंने तमाम राज्यों में अपनाया देश के प्रधानमंत्री ने। अगर देखें तो उत्तराखंड में भी यही फॉर्मूला, ये नहीं था कि पहली बार के विधायक थे, लेकिन हाँ चौंकाने वाला फैसला था जहां पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सियासत, और यहां पर ये 23 के चुनाव के नजरिए से नहीं, हमें इसे 24 के नजरिए से देखना और समझना चाहिए, क्योंकि 24 के लिहाज से देश के प्रधानमंत्री ने इस पूरे के पूरे सियासी घटनाक्रम को रचा है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के साथ। ये बात क्यों, तो पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है कि भजनलाल शर्मा का जिक्र करें तो पहली बार विधायक बने, यानी कि बीजेपी ने रणनीति के तहत इन्हें चुनावी रण में उतारा। जो मौजूदा विधायक थे, एक बड़े कद के चेहरे थे, उनका टिकट काटा जाता है और इन्हें चुनावी रण में उतारा जाता है। यानी कि पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया था, मोदी और अमित शाह ने, कि अब की बार किसे मुख्यमंत्री बनाना है। और इससे यह तस्दीक हो जाती है इस बात को लेकर कि जब पहली बार के विधायक के चेहरे को लेकर, जहां पर जिसके चेहरे के नाम पर कोई भी चर्चा नहीं थी, उस चेहरे को खामोशी से पहले तो चुनावी रण में उतारा जाता है, और चुनावी रण में जीत के बाद एक सहमति बनाई जाती है, और खास तौर पर उस चेहरे को सहमत किया जाता है जो कि माना जा रहा था कि बगावत के रास्ते पर सामने आ सकता है, यानी कि वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो है उन्हें मनाया जाता है, और इसका जिम्मा किसे दिया जाता है, राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह कौन, जो तमाम रणनीति के भीतर चुपचाप काम करने के लिए संगठन के भीतर माने जाते हैं, जिनके अच्छे संबंध तमाम जो क्षत्रप रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे हो, या फिर उत्तराखंड जाए तो भगत सिंह कोश्यारी हो,
या फिर जितने भी जो आपके बड़े नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उनके राजनाथ सिंह के साथ संबंध अच्छे रहे हैं और इसीलिए राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप वसुंधरा राज्य को मनाइए और इसके साथ साथ भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान करिए। और उसमें बहुत हद तक राजनाथ सिंह बहुत हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दिए और बाकायदा राज्यपाल के पास जाकर अब जो है उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है। पहली बार के विधायक है भजनलाल शर्मा और इसके साथ साथ संघ की पृष्ठभूमि के हैं, एबीपी के चेहरे हैं, तो यानी कि ये बिल्कुल पहले से तय था। रणनीति के तहत जो है भजनलाल शर्मा को चुनावी रण में उतारा गया था और उन्होंने भी खामोशी से काम किया, चुनाव जीत कर आए और इस पूरी गहमा गहमी के बीच एक बयान नहीं दिया और तस्दीक इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का ताज दिया जा रहा है, जी बिल्कुल, जिसका ऐलान चुपचाप हो रहा था, खामोशी के साथ हो रहा था, वक्त लिया गया, मनाया गया और मनाने के बाद भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। जी और बिल्कुल, जी तिलक जी, जिस तरह से इस पूरे मसले पर आप बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखने की कोशिश करें तो एक तरफ ओबीसी वर्ग और दूसरी तरफ साहू समाज को साधने की कोशिश की गई है। 24 की यदि हम बात करें तो भजनलाल शर्मा को लेकर क्या कुछ टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि राजस्थान में इस बार माना जा रहा है कि गुर्जरों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसकी वजह से ये प्रचंड जीत मिली है। ब्राह्मण मीणा समुदाय, ब्राह्मण और मीणा समुदाय का अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 7% के आसपास होता है। 7% ब्राह्मण हैं और 7% मीणा हैं और गुजर समुदाय और राजपूत समुदाय का वोट बैंक है करीब 9% के आसपास। तो अगर जातीय समीकरण के आधार पर हम देखें तो ये एक रिस्क वाला फैसला भी है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय की जो संख्या है राजस्थान में वोट बैंक के लिहाज से करीब 7% के आसपास है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प नजरिया अगर देखें इस पूरे के पूरे सियासी फैसले में, तो 3 जो चेहरे ऐलान किए गए हैं उसमें एक ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश सीधे तौर पर है। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यादव चेहरा वो जो सीधे तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश है, जहां पर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि कल तक यही बात थी कि भाई हमारे साथ सारे समुदाय के वोटर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यादव समुदाय के वोटर जो हैं बड़े फैसले लेने के बावजूद भी, मोदी कैबिनेट में रखने के बावजूद भी कोई चेहरा क्यों नहीं सामने आता ऐसा कि जो यादव वोट बैंक को खींच के लाग पाए जी। इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि एक यादव समुदाय के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और ऐसा ही एक फैसला छत्तीसगढ़ में लिया गया। यानी कि जो ओबीसी वर्ग की सियासत इस वक्त पिछड़े वर्ग की सियासत खासतौर पर विपक्ष कर रहा था जातिगत जनगणना के नाम पर, उसे साधने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने अपने फैसलों में की है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की खासियत यही रही है कि रणनीति के लिहाज से उस वोट बैंक को टारगेट किया जाए जो पार्टी से छटका हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें जातिगत जनगणना के लिहाज से मैं बात करूं तो ओबीसी का लगभग 40% की आबादी है राजस्थान में, और ऐसे में एससी एसटी की बात करें तो 18% के आसपास, और जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय लगभग 8 से 10% के आसपास ये संख्या बनती है, और जो गुर्जर समुदाय है वो 4% के आसपास है। तो ऐसे में जातिगत समीकरण को साधने के लिए पार्टी ने बहुत बाखूबी इस फैसले को अंजाम दिया है। और भजनलाल शर्मा को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि पहली बार के विधायक हैं, कोई अनुभव नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, किस तरह से चीज़ों को संभालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको पुराने एक्सपीरियंसेस को देखना होगा, क्योंकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के पास भी कोई ऐसा कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उनकी क्षमता आज जो है ये रही कि भैया पर्यवेक्षक के रूप में जो है उन्हें तमाम राज्यों के भीतर मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो सीएम धामी के पास भी कोई अनुभव नहीं था, वो मंत्री नहीं थे जी। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, उनके पास किसी मंत्रालय का तजुर्बा नहीं था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी रण में बकायदा उतारा गया, वो हार गए। हारने के बाद जो है फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया जी, और फिर उसके बाद वो चुनाव जीत कर आए बाय इलेक्शन में। यानी कि बीजेपी जानती है कि किस चेहरे को कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है, और उसी रणनीति के तहत भजनलाल शर्मा को चुनावी रण में उतारा गया है। अब डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जो है वो यहां पर भी लागू किया गया है, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा, ताकि एक बैलेंस बना रहे और ताजपोशी के लिहाज से कोई नाराज ना हो। अब वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा, वहां शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या रहेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा।
रमन सिंह की भूमिका क्या होगी, अभी ये भी तय नहीं है। यानी कि जो शत्रप हैं वो अब जो पहली पंक्ति के नेता थे उन्हें सीधे तौर पर राम राम कर दिया गया है। जी अब बिल्कुल। उसके बाद चेहरा कौन होगा, किस तरह से आगे बीजेपी काम करेगी, उसकी रणनीति पहले ही तय हो गई थी। नाम बाद में ऐलान किए गए और यह पहले से ही तय था कि ना तो रमन सिंह के चेहरे पर, ना शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, ना वसुंधरा के चेहरे पर इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। अब दया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, इसके भी सियासी संदेश हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि भाई वसुंधरा के बाद कोई एक ऐसा महिला चेहरा चाहिए जो उनकी जगह को संभाल पाए, तो इसलिए दया कुमारी को ये मौका दिया गया है। एक रॉयल फैमिली से हैं और इसका एक सियासी संदेश भी है। और अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद जिस तरह से जो सियासी समीकरण के साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की, अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति में मोदी ने यह दाव खेला। अब विपक्ष के पास कौन सा हथियार है जिसका वो इस्तेमाल कर पाएगी प्रियंका? जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दिया कुमारी को मौका दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो 3 दिसंबर के पहले ही इस बात का ऐलान हो चुका था कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और जिस तरह से तृतीय पंक्ति की आप बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि नया जो प्रयोग कर रहे हैं, और 2 राज्यों में यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो इस प्रयोग में सफलता भी मिली है, तो आगे भी इसी लय में आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, ये तमाम फैसले इसी बात की तरफ तस्दीक देते हैं कि बीजेपी बड़े फैसले लेने से हिचकिचाती नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क माना जाता है कि मुख्यमंत्री को लेकर इतनी असमंजस बनाए तो किसे बनाए, कैसे बनाए, और जो आपके जो फ्रंट लाइन के नेता हैं उन्हें दरकिनार करते हुए अगर आप किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और वो भी पार्टी के भीतर सहमति बन रही है, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस के भीतर ये सब कुछ नहीं देखा जाता कि इतनी आसानी से सहमति बन जाए और बड़े नेता जो है अपने पद को छोड़कर किसी पिछली पंक्ति के नेता को आगे लेकर आए। चाहे वो आप किसी राज्य में भी देख लीजिए, यही सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ रही कि जो बड़े शत्रप चेहरे हैं उन्होंने ना तो कुर्सी खाली की और ना ही जो है दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बिठाने की कोशिश की। अब बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी के दौर से देख लीजिए और आज तक देख लीजिए, मार्गदर्शन मंडल बनाया गया और मार्गदर्शन मंडल में जो है बड़े चेहरों को शामिल कर देना एक सम्मान का संकेत दे देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मार्गदर्शन मंडल का मतलब यह है कि अब आप बीजेपी में कम से कम राजनीति से रिटायर्ड हो गए हैं। और यही संकेत जो है वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के लिए भी है कि अब आप जो है प्रदेश की राजनीति से दूर रहेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदेश की राजनीति से दूर रहने के 2 मायने हैं, या तो आप मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे या फिर राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे दूसरे राज्यों में। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए मोदी के दिमाग में क्या है, देश के प्रधानमंत्री ने क्या सोचा है कि शिवराज की काबिलियत और उनके अनुभव का कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, शिवराज सिंह चौहान का अगर हम जिक्र करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना थी, इससे बहुत हद तक बीजेपी को लाभ पहुंचा। भले ही एक नारा था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, लेकिन यह बात साफ थी कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का असर जो था वो महिला वोट बैंक में सीधे तौर पर उसका लाभ बीजेपी को मिला। जी बिल्कुल। तिलक जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, राजस्थान में भजन लाल शर्मा के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले की जो परिपाटी है उसे बरकरार रखा है, सरप्राइजिंग फैक्टर बरकरार रखा है। और अब देखना ये होगा कि ये जो तीनों ही राज्यों में सरप्राइजिंग फैक्टर के बाद नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, चाहे भजन लाल शर्मा की बात करें, विष्णुदेव साय की बात करें या फिर मोहन यादव की बात करें, 2024 और आगे भारतीय जनता पार्टी की नैया को किस तरह से ये तीनों युवा चेहरे पार लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने इस रिस्क भरे फैसले से आगे आने वाले समय में कितना लाभ मिलता है। कहा जा रहा फर्स्ट टाइमर है, अनुभव की कमी खलेगी। नहीं, ऐसा है कि वो संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वह किया है। चुनावी पंचायत राज के चुनाव को काम करने का भी उनको अनुभव है, तो निश्चित रूप से इस काम में अच्छे प्रभावी काम कर रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है और वसुंधरा राजे पूर्व सीएम
वसुंधरा राजे सिंधिया को भी आप देख पा रहे हैं और तस्वीर में देखिए दोनों ही सीएम एक साथ, एक राजस्थान की पूर्व सीएम और एक राजस्थान के होने वाले नए मुख्यमंत्री। तो जिस तरह से इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी तरह से समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं और माना ये जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही प्रस्ताव रखा था भजनलाल शर्मा के नाम का। उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। एक कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं, जिनकी बदौलत और जो आज नहीं है उनकी बदौलत आज हम लोग भी एक विधायक का चुनाव लड़ते हैं, पार्टी हमको मौका देती है, हम सौभाग्यशाली हैं। तो उन कार्यकर्ताओं की कृपा से ही हम लोग बन पाते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और बहुत घनश्याम लोधी जी जुड़ चुके हैं। जी घनश्याम जी, राजस्थान में भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया और एक बार फिर से बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंकाया है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कब को क्या किसको क्या जिम्मेदारी मिल जाए कोई पता नहीं चलता। लोग कयास लगाते रहते हैं, लेकिन कयास ही रहते हैं। जिन नामों पे चर्चा थी लेकिन वो रह गए और जो एक नया नाम जो हमारा जो कार्यकर्ता था पार्टी का, वो आज उसने बागडोर संभाली है राजस्थान की। बहुत बहुत बधाई उन्हें। जी बिल्कुल, जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ही भजनलाल शर्मा का प्रस्ताव रखा है। क्या लगता है आपको कि सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है, लेकिन अंदर खाने कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं होता। कार्यकर्ताओं के लेके ही फैसला होता है और जो विधान दल की बैठक थी उसी में ये सब तय हुआ है और पार्टी ने उनका नाम तय किया है। जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही जगह पर नए चेहरों को अब उतारा गया है और 2024 का चुनाव जो है वो मुहाने पर खड़ा है, क्या लगता है आपको कि तीनों ही पार्टी के लिए राज्य में बेहतर छवि बनाकर बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है वो कार्यकर्ता बाखूबी निभाता है। चाहे वो सांसद की जिम्मेदारी हो, चाहे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो, चाहे मंत्री की जिम्मेदारी हो, जो भी जिम्मेदारी मिलती है पार्टी की तरफ से तो उसे कार्यकर्ता निभाने की कोशिश करता है। अब रहा 24 की बात, तो 24 तो एक तरफा चुनाव है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और माननीय मोदी जी के नाम से आज देख रहा पूरा भारतवर्ष मोदी मोदी मंत्र का जप रहा है और पहले से ज्यादा बड़ी जीत माननीय मोदी जी की अब की बार होने वाली। जी घनश्याम जी, जिस तरह से राजस्थान में इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के राज में 2 डिप्टी सीएम नहीं रहे, तो क्या लगता है आपको कि तमाम राज्यों में ये फॉर्मूला हिट है, इसीलिए राजस्थान में भी आजमाया जा रहा है? कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही। यूपी में भी है हमारे और मध्य प्रदेश में बनाए हैं और यहाँ राजस्थान में बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं। सब कार्यकर्ता है जो जिम्मेदारी दी है उसे अपना निर्वहन। घनश्याम जी, इसके अलावा तीनों राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं, रमन सिंह जी की बात करें या फिर शिवराज सिंह जी की बात करें और वसुंधरा राजे जी की बात करें, क्या जिम्मेदारी इनके लिए पार्टी ने सोची है? देखिए, अभी तो ये तो पार्टी तय करेगी किसकी जिम्मेदारी क्या होती है। मैंने बताया ना, ये तो कार्यकर्ताओं का एक संगठन है और कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करते हैं। अब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो सब लोग काम करेंगे। ठीक है घनश्याम जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी जी, हमसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पार्टी आलाकमान जो जिम्मेदारी देती है कार्यकर्ता उसे पूरे तौर पर निभाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।